शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। पहले हमारा पाठ था वर्णों का उच्चारण स्थान, उसके बाद था वर्णों के भेद, यानी कितने भेद होते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान में, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है। अब हमारा उसी वर्णों के उच्चारण का यह पाठ 3 है, जिसका पहला है नासिक, जिसका छठा पॉइंट है नासिका। नासिका, नासिका का अर्थ होता है नाक से उच्चारित होने वाले शब्द। अणे मैं अणे ना ना नाम नासिका च, अर्थात अणे मैं अणे न का उच्चारण स्थान वर्गों के अतिरिक्त नासिका भी है, इसलिए इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये पांचों वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनका तो है ही ये। इसके अलावा ये नासिका यानी नाक से उत्पन्न ध्वनि से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इसको नासिका कहा जाता है, नासिका का उच्चारण स्थान कहा जाता है। क्योंकि जब हम अनुस्वार को ये पांचों वर्ण बोलते हैं तो इसकी नाक के द्वारा हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद है कंठ तालु, एदत्तो कंठ तालु। कंठ तालु का अर्थ होता है कंठ और तालु, जो हमारे जीभ हमारे अंदर के हिस्से को, मुख के अंदर के हिस्से को स्पर्श होती है तो ऊपर की साइड हमारे घट्टे टाइप में होता है, उसको हम तालु कहते हैं। जो है ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, क्योंकि ये दोनों से ही बोला जाता है। ए और ऐ शब्द दोनों से ही बोला जाता है कंठ के द्वारा, और जीभ हमारे तालु को भी स्पर्श करती है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का अर्थ होता है कंठ और होठ। ओदोतो कंठोष्टम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि कंठ से यह ध्वनि निकलती है और होठों का आकार परिवर्तन होता है। कंठ के द्वारा ध्वनि निकलने के बाद होठों से हमारा आकार परिवर्तन होता है, इसलिए ओ और का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना गया है। उसी प्रकार दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत और होठ। जो आता है वकार से दंतोष्टम, वकार है वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होते हैं। जीभ हमारी दांतों को वह का उच्चारण करते हैं, तो जीभ हमारी दांतों को स्पर्श करती है, स्पर्श करने के बाद हमारे होठों का आकार परिवर्तन हो जाता है, तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जीहा मूलम, जीहा मूलस्य, जीहा मूलम को इस तरीके से भी लिख सकते हो, जीहा मूलस्य यानी जीवा मूलम, क और ख के मध्य आने वाले आधे विसर्ग का संदेश का उच्चारण स्थान जीहा मूलम होता है। यह जीहा मूलम क्या होता है, इसको एक बार मैं थोड़ा परिभाषित कर देती हूँ। यह जीभ का मूल स्थान जो सबसे पिछला भाग होता है, अतः इसको जीहा मूलम कहा जाता है। जीभ का जो सबसे पिछला वाला भाग होता है हमारा, और हम इसको क और ख के आगे आने वाले आधे विसर्ग का इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारी जीभ का जो पिछले वाला भाग है वह इसको स्पर्श करता है, इसलिए इसको हम जीहा मूलम कहते हैं। अब हम इस सारणी के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थान का स्वरूप देंगे। इस सारणी के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है और कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कौन से वर्ण को कौन सा व्यंजन वर्ण या कौन से वर्ण के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखेंगे, पहले देखेंगे उच्चारण स्थान, जो स्वर है वो कौन सा स्वर है, कौन से वर्ण का कौन से स्थान उच्चारण है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म है, और जिनको जिस नाम से जाना जाता है। पहला है कंठ, कंठ उच्चारण स्थान है, इनमें स्वर आते हैं 2, ए और आ। स्पर्श व्यंजन आते हैं क, ख, ग, घ, ण, पांचों स्पर्श व्यंजन आते हैं, यानी क वर्ग पूरा। इसके बाद अंतस्थ में कोई वर्ण नहीं आता है। ऊष्म वर्ण में आता है और विसर्ग, इसको हम कंठे नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है तालु, तालु, तालु में 2 स्वर आते हैं, ई और बड़ी ई। स्पर्श व्यंजन आते हैं च, छ, ज, झ, ण, यानी च वर्ग पूरा, और अंतस्थ व्यंजन आता है य, और ऊष्म वर्ण आता है श, और इसको हम तालव्य नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मूर्धा, मूर्धा में 2 आते हैं स्वर, री और बड़ी री। इसके बाद ट वर्ग पूरा आता है, और अंतस्थ में इसका वर्ण आता है रे, और ऊष्म वर्ण में इसका स का उच्चारण होता है, और इसका नाम, इस नाम को जानते हैं मूर्धन्य नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद आता है चौथा हमारा दंत है। दंत में लिर है स्वर, और स्पर्श व्यंजन में आता है त, थ, ध, धन, यानी त वर्ग पूरा, और अंतस्थ में चला जाता है ल वर्ण, और ऊष्म वर्ण में आता है श, सपेरा वाला यानी सांप वाला, और इसको हम दंते नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारे होष्ट, ओष्ट वर्ण में आता है होठ, वो ऊ और ऊ तो आते हैं इसमें स्वर व्यंजन,
और स्पर्श व्यंजन में आते हैं प, फ, ब, भ, मैं, और अंतस्थ कोई नहीं है, उसमें भी इसमें कोई नहीं आता है, इसको हम ओष्ठ्य नाम से जानते हैं। उसी प्रकार दंतोष्ठ है, इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं आता है, न स्पर्श व्यंजन आता है, न अंतस्थ आता है, इसमें एक मुश्र वर्ण आता है जो होता है व, और यह दंतोष्ठ नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कंठ और तालु, इसमें 2 स्वर वर्ण आते हैं ए और ऐ, और स्पर्श व्यंजन कोई भी नहीं आता है, अंतस्थ भी कोई नहीं आता है, और न ही इसमें उस वर्ण का प्रयोग होता है। इसको हम कंठ तालव्य नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंठोष्ठ है, इसमें 2 स्वर वर्ण आते हैं ओ और आउ, स्पर्श व्यंजन कोई नहीं आता है, अंतस्थ कोई नहीं आता है, उसमें भी कोई नहीं आता है, और हम इसको कंठोष्ठ नाम से जाना जाता है, यानी उच्चरित नाम है ये, इनकी उच्चरित नाम है कंठोष्ठ। इसके बाद आता है नासिका, नासिका में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है, और अनुस्वार, स्पर्श व्यंजन में अनुस्वार आता है जिसका चिन्ह ये होता है, यानी एक बिंदी जैसा लगा हुआ होता है इसमें बिंदु, वो अनुस्वार के रूप में होता है। और अंतस्थ व्यंजन में वर्ग का 5वां वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो नासिका द्वारा बोला जाता है। अण 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 में न और मैं, इसको हम नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। ये हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान का टॉपिक पार्ट 3, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान का पूरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसको आपको ध्यान से करना है और इसका अभ्यास